Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics notes. बच्चे, आज हम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल के लास्ट लेक्चर 7 पे हैं और आज पढ़ने वाले हैं हम हाइस्टेरेसिस कर्व. लेकिन उससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का डिफरेंस बड़ा शॉर्ट करके बता दिया था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ग्राफ उसमें स्किप रह गया था आपको बताने के लिए. तो मैंने सोचा क्यों नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप बच्चों को पता होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको. सो रिवीजन तो कराना ही होता है. मैंने पुराने इसका तो एक रफ़ कागज़ पे रिवाइज़ कराने से अच्छा मैंने इसको नोट्स में ही कवर कर लिया है. तो सबसे पहली जो पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, अगर आपको ऐसे मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफरेंस आता है, दिस आर द मटेरियल्स. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लिखेंगे, द मटेरियल्स which are weakly magnetized in a direction opposite to the applied field are called diamagnetic materials. ठीक है, जो मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक इज कॉल्ड एज अ डायमैग्नेटिक. सो आई और एच की जो ग्राफ ड्रॉ होगी इस पोएम इसमें, तो पहले पॉइंट पे हम डेफिनेशन इस तरह से अगर लिखते हैं तभी हम ये दे सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ हियर, आई विल ड्रॉ लाइक दिस, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. एच आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है और आई आपका मैग्नेटाइजेशन है, किस हद तक वो मैग्नेटाइज जो होता है वो हो रहा है. तो इस वाले में जो आपका ग्राफ आएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, लीनियरली इस तरह से ड्रॉ होगा. ठीक है, जो आपके पैरामैग्नेटिक हैं, ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे तो कहोगे कि जो मटेरियल आपके ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, विच आर, these are also weakly magnetized. ये था in a direction opposite to the applied field, ये है in the direction of applied field. तो इधर पे आपका जो ग्राफ होगा, डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव साइड में लेंगे, यहाँ हमने नेगेटिव ले लिया था. आई और एच द अप्लाइड फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर रहा है, और आई एस किस हद तक जो सबस्ट मटीरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा है. दिस इज व्हाट वी हैव. सो द ग्राफ लाइट चलेगी, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स. कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर, अदरवाइज आई विल स्टॉप आफ्टर द रेफरेंस क्वेश्चन. This is the variation here. I linearly वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये हो रहा है. Then I have this ferromagnetic, the material, ये strongly होते हैं. ठीक है, so the materials which are strongly magnetized in the direction of applied field
are called ferromagnetic materials. आर ये इधर लिख देंगे, पैरामैग्नेटिक. ठीक है. अब इसका जो ग्राफ है इसमें ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि अब मैं हाई स्ट्रेसेस लूप में हम वही ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. इसमें भी आपने देखा था कि डायपोल, एटॉमिक डायपोल अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये जो ग्राफ है इट इज़ नॉट लीनियर. जैसे इसमें लीनियरली वो इंक्रीज होता जा रहा था, इसमें थोड़ा सा कर्व इस तरह से आता है ये. एंड आफ्टर दिस ये आपकी आ जाती है saturation value. This is saturation. So you have it here. ये saturation हो गया आपका. Now इस तरह का कर्व इसमें देखा जाता है, इंक्रीज होता है, बट बाद में एच को आप बढ़ाते जाओ, ये नहीं इंक्रीज हो रहा है इधर पे, और ये थोड़ा स्ट्रेट भी, लीनियर भी नहीं है, हल्का सा ऐसा कर्व्ड है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. ये ग्राफ्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की. जैसे ही आप डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद आप ये पॉइंट लिखें. फिर इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट आता है. द सेकेंड पॉइंट हियर इज कि आई और एच क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, और आई जो है वो वीक, ये इसमें दो वर्ड हो रहा है, आई एंड एच आर ऑपोजिट, and magnetization I is weak, है ना, weak word यूज हुआ है. So for given H, I is very small, therefore ससेप्टिबिलिटी, आप इसमें जब यूज़ करेंगे इसको, कि हम ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन आउट करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कैसी है इसकी. सो वी कैन से दैट ससेप्टिबिलिटी काय इक्वल्स टू आई अपॉन एच होता है, will be small and negative. Clear होगा. I और H opposite है and I is weak, so for given H I is very small, therefore susceptibility ये छोटा भी है और opposite direction में भी है, तो negative value आ गई. ठीक है. Here you can write that यहाँ पे I and H same direction, but weakly magnetized, therefore I is small, which implies chi is equal to I upon H will be small and positive. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. फेरोमैग्नेटिक में आई एंड एच सेम डायरेक्शन, एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, therefore I is large, which implies chi is equal to I upon H will be very very large. काय की वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी हैव. यहाँ शुरू में एक पॉइंट जो है कहीं जहाँ वीकली मैग्नेटाइज्ड, दिस आई जो है आप यहाँ पर ग्राफ में यहाँ लिख सकते हैं दैट आई इज़ व्हाट मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है आपका इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो IH चलता रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट बीच में डाल लेना है या ग्राफ में ही कर देते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको दिस यू हैव टू इंटेंसिटी ऑफ मैन, बोथ ऑफ देम आर द वेक्टर क्वांटिटीज। इनकी यूनिट एंड डायमेंशंस आर आल्सो द सेम। देन यू हैव द थर्ड पॉइंट, relative permeability is given as mu r is equal to 1 plus chi. So chi is small and this, यहाँ से chi की वैल्यू बहुत छोटी है तो mu r की वैल्यू क्या हो जाएगी, as chi is small and negative, therefore mu r जो है आपका इसके केस में डायमीटर, दिस विल बी स्लाइटली, माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, mu r is slightly less than 1, इसलिए we can write here mu r is less than 1। इसके इस वाले में जो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, अब देखो जैसे अब ये हो जाता है ना, तो एग्ज़ाम में आपने ये चीज़ें ऐसे इधर ही लाइन नहीं भी खींचो तो अंडरस्टूड होता है कि इतनी जगह से लिखना है, वो पॉइंट के ऊपर को नहीं मिक्स करना, तो एग्जामिनर को वो ना लगे कि बच्चा खिचड़ी सी बना रहा है। यहाँ थर्ड पॉइंट में आ जाएगा आप दैट इन हियर इन पैरामैग्नेटिक फॉर पैरामैग्नेटिक chi कैसा है, स्मॉल एंड पॉजिटिव, therefore mu r is slightly greater than 1, so you can write that mu r is greater than 1 किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। Here chi large and positive, therefore mu r is very much greater than 1, इसकी वैल्यू, ठीक है। This is the way we have to write. Then comes the few more points we have to write. ये मेन पॉइंट्स है, अगर 3 में से 3 नंबर लेने तो ये इसी ऑर्डर में आपको एग्जाम में आंसर करना पड़ेगा। ट्राई टू आंसर इट दैट वे। मेरे पास पेंसिल ही नहीं है कोई, क्या जस्ट होल्ड। ऐसे रफली ड्रॉ करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि डायमैग्नेटिक में वर्ड्स ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, इन दोनों में तो आप उनको हेल्प ले लेते हैं। और हमेशा जब भी चाहे एग्ज़ाम के ऑर्डर में कुछ भी दिया उन्होंने चाहे पहले पैरा लिखा, फेरो लिखा, आपने पढ़ा क्या है, डाई पढ़ा है, तो पहले आप डाई लिखना, ठीक है। डाई तो याद करने में भी आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले डायमैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक एंड देन फेरोमैग्नेटिक। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वो जरा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ ठीक लिखते हैं लेकिन डाई की पैरा में, पैरा की फेरो में। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, डाई में, तो आप डी ही पहले करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड आयरन वाली चीज़ें होती तो ये एफ ही लास्ट में, ठीक है। उनकी मैग्नेटिज्म के हिसाब से देख लो, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है उस तरफ को कर दिया। अब आपका ये हो गया कि म्यू आर की वैल्यू भी आपने बता दी कि क्या होनी चाहिए। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, चौथा, कि व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइंस दे डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू देम। सो व्हेन दे आर प्लेस्ड
in magnetic field line do not prefer to pass through them. ठीक है ना बच्चे? तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे कि ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आएंगी यहाँ से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चली जाती हैं, ऐसे आई डेविएट हो गई। दे डू नॉट प्रेफर टू पास। यहाँ पे आपने डायरेक्शन ज़रूर बतानी है, नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ आ गई। अब इसमें पूरा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप उसको कैसे लिखोगे, दैट द फील्ड लाइंस इसमें आप जब फील्ड लाइंस की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस वर्ड यूज़ कर लेना चाहिए। फील्ड लाइंस मोस्ट ऑफ करते हैं, मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस passes through them। और इस वाले में जब इसकी बारी आएगी, तब जब इसको प्लेस किया है तो वो प्रेफर ही करेंगे मैक्सिमम फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस प्रेफर to pass through them। तो अब यहाँ जो डायग्राम बनेगा आपका, ये आपका मटेरियल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ हो गया। आप यहाँ से डाल दीजिए कि ये फील्ड लाइंस जो हैं इस तरह से ये फील्ड लाइंस जो जा रही हैं, तो ज़्यादातर सब इसके अंदर से गई है ना, कुछ थोड़ी सी बाहर से भी हैं, बट दे प्रेफर टू गो। इस वाले की बात आएगी, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। यहाँ पर आएगी बात, तो यहाँ आपने सारे डाल देना, दिस इज़ व्हाट यू हैव। कौन सा तुम लोग देखते हो यूट्यूब चैनल में, हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, वैसे ही फेरोमैग्नेट के खून में ही मैग्नेटाइजेशन है। ये फटाफट सारे डायपोल अरेंज कर देते हैं इसी डायरेक्शन, सब के सब फील्ड लाइंस जो दे आर प्रेफरिंग टू गो फ्रॉम हियर। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, डायमैग्नेटिक जो हैं ये टेम्परेचर से नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, they are not affected by temperature increase, क्योंकि कोई इनमें मैग्नेट एटॉमिक डायपोल ही नहीं होते, वो भी कौन से अपने जो इंड्यूस्ड डायपोल्स होते हैं बहुत थोड़े से होते हैं, तो उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। एंड ये इस वाले की जो फिफ्थ पॉइंट होगा, दैट विल दे लूज मैग्नेटिज्म with a rise in temperature, और ferromagnetic
material reduces their magnetizing property with rise in temperature and after Curie's temperature they change into paramagnetic. ठीक है, this is what we have. And then one more, this here क्यूरीज लॉ की बात करेंगे तो ये जो है आपके डायमैग्नेटिक, मैंने कब पढ़ाया था आपको, पैरामैग्नेटिक के बाद पढ़ाया था क्यूरीज, तो इसमें इसका कोई they do not obey Curie's law. उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है विद द राइज इन टेम्परेचर. किसी पॉइंट से दे डू नॉट ओबे, एंड ये ओबे करते हैं और बैडली इफेक्टेड होते हैं राइज इन टेम्परेचर के साथ. ठीक है, सो दे ओबे Curie's law and this also obey, they also obey Curie's law. ये 6 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको कोई भी 3 में से 3 नंबर देने से नहीं, फुल 3 मार्क्स आपको मिलेंगे. ठीक है, 1 पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, ये नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, कि अगर आपने जब कोई सैम्पल ले रहे हैं इसका फाइनली पाउडर्ड 7th पाउडर्ड सैम्पल when placed in non-uniform field they move from weak to strong field. मैंने लाइन ऐसी गलत खींच दी नीचे, यहाँ मुझे डायग्राम ड्रॉ करना था इसका, चलो पूरी कर देती हूँ. यहाँ पे साफ साफ डायग्राम आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका जो आपकी जो पाउडर्ड फॉर्म में आपने इसको रखा हुआ है किसी भी वॉच ग्लास के ऊपर, तो वो कैसा दिखाते थे. दिस इज़, ये आपका मान लीजिए मैग्नेट है, पहले पास पास रख दीजिए. ठीक है, और एक में थोड़ा दूर कर दीजिए इनको. ठीक है, सो आई ड्रॉ हियर, सभी केसेस के लिए कर देते हैं. ये पास हो गया और ये दूर हो गया, इधर भी पास हो गया, इधर भी दूर हो गया. सो ये इधर वाले में ये वॉच ग्लास वॉच ग्लास वॉच ग्लास वॉच ग्लास, ये आपके वॉच ग्लास हो गए. एक ही जगह लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ वॉच ग्लास है ना. अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ये सेंटर में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पोल के पास स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सेंटर में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पोल के पास स्ट्रॉन्ग है. ये तो बाकी आपका नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ. ठीक है, और आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये इधर स्ट्रॉन्ग है तो इधर वीक, इधर वीक,
यहाँ पे ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, इधर वीक, इधर वीक, इधर वीक, इधर वीक, जहाँ पास में है सेंटर पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो डब्ल्यू एंड एस जो है दिस इज वीक, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, वीक से, सॉरी दिस गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक के पोर्शन की तरफ को ये चला जाएगा। तो वीक कहाँ, यहाँ इधर साइड में है, तो ये इधर को इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से कुछ बनेगा। वीक वाली जगह ज़्यादा होगा और ये इस तरह से, ठीक है। ये वीक वाली जगह यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग जाता है, तो ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कहाँ कर दिया, स्ट्रॉन्ग से वीक भेज दिया ना। तो ये होना चाहिए था, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, तो ये यहाँ ऐसा है, तो ये यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों मैडम बार बार, ठीक ड्रॉ किया था, शिट। वीक टू, इट्स गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। सो दिस इज़ एंड ये जो आपके डायमैग्नेटिक है, व्हेन इट इज पाउडर्ड फॉर्म, फाइन स्पेस इसमें बना हुआ है, सो दे बाई ये स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा, ये वीक टू स्ट्रॉन्ग की तरफ को जाएंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो ये इधर वाला ऐसे बनना था, है ना, ये स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा, वीक से सारे स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए, वीक से सारे स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए, वीक से सारे स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए। इसका क्या होना था, ये दिस गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये स्ट्रॉन्ग में रह जाएगा थोड़ा और वीक में हो जाएगा ज़्यादा। समझ में आ रहा है? दिस इज आई ड्रॉ इट हियर, इस वाले की ये वॉच ग्लास है, तो ये कहाँ जाता है, इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो ये स्ट्रॉन्ग इधर पे है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक वाले में बढ़ेगा, लाइक दिस। ये वीक है, ये वीक है, इसको ठीक से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मैं तो इरेज कर नहीं सकती, बाय मिस्टेक डन, क्लियर। ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं, दे मूव फ्रॉम weak to strong field, move from weak to strong field। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग टू वीक, उल्टा है इसमें। सो ये इतना करेंगे तब आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके, अब आता है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, दैट इज़ हाइस्ट्रेसिस लूप। बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत है। नाउ विल गो फॉर द हाइस्ट्रेसिस लूप। हाइस्ट्रेसिस कर्व, और इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। एक नाम इसका और है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से कई रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो 2 मार्क्स में भी हो जाते हैं। सो हाइस्ट्रेसिस कर्व जो है, ये एक ग्राफ है जो कि वेरिएशन बताएगा आपको मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इनके बीच का जो वेरिएशन है वो एक कर्व बताता है। ये एक फिनोमेना है जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन जो आई है, 2 चीज़ें हमने बच्चे पढ़ी थी, रफ पेज नहीं है मेरे पास, 2 चीज़ें पढ़ी थी, आई और एच। एच होता था इंटेंसिटी, अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग
फील्ड, ठीक है। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, वो सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, फील्ड किस हद तक उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। तो ये इसका पीछे रह जाना, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का विद रिस्पेक्ट टू एच। अच्छा, कई बुक्स में ये कर्व जो है, यूजुअली दिस कर्व इज शोन दैट वेरिएशन बिटवीन आई एंड एच। अगर आप HC वर्मा की बुक देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा, जबकि आपकी दिनेश की बुक में देखो, वैसे दिनेश की बुक बहुत अच्छी है, डाउटलेसली आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। NCERT में देखो तो वहाँ पे आपको B और H के, लेकिन है तो कुछ नहीं ना। B क्या होता है, B इज़ द नेट फील्ड। नेट फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर पे और एक्सटर्नल फैक्टर, I और H दोनों पे करता है। तो इसीलिए चाहे आप इसको B के साथ बोलो I, बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी बता रहा है, हाइस्टेरेसिस कर्व जो है ये प्रॉपर्टी बता रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इसीलिए हम आई को ले तो ज़्यादा बेटर लगा है। सो इफ़ यू टेक इट, सी इन सम बुक्स दे हैव रिटन आई, कभी किसी में बी लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ने वाला है। सो नेट फील्ड जो है वो बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो दिस आप कह सकते हैं, ये हाइस्टेरेसिस वर्ड जो है, हाइस्टेरेसिस, हाइस्टेरेसिस, ये जो है इट्स द फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना, लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई कह लो और बी कह लो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू intensity of magnetizing field, that is H vector. अब I क्या है, you can write down here, this is the magnetization. B is what, that is the net magnetic field in the magnetic material. तो ये चाहे आई मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटीरियल ही है। वो कौन करता है, एटॉमिक डायपोल कैसे हो रहा है। ये फिनोमिनन की स्पेलिंग क्या कर दिया मैडम ने, MENON, द फिनोमिनन ऑफ, the phenomenon of lagging behind of this with respect to intensity of magnetization, H के साथ उसकी जो वेरिएशन है उसको हम कहते हैं। सो दिस इज़, यहाँ पे आपको ग्राफ जो है इनके पीछे मिलेगा। आई विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। ये हो गया मान लीजिए x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस। नाउ H के साथ I का वेरिएशन देखेंगे हम, इसलिए मैं दोनों ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, I ओब्लिक B भी कर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर जो मैंने फेरोमैग्नेटिक, इट्स अ कर्व शोइंग द प्रॉपर्टी, राइट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ कर्व शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ferromagnetic substance, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी बता रहा है। अब यहाँ ये जो कर्व आपको दिखाया था मैंने, वो सीधा लीनियरली नहीं था, ऐसा करके कुछ इस तरह का कर्व बताया था, है ना। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, अभी फ़िलहाल आप ड्रॉ कर लीजिए इसको। ये जैसे यहाँ से धीरे धीरे आप H को बढ़ाएंगे, मैं ऐसे लिख रही हूँ, रिटर्न में बताऊंगी, जैसे जैसे आप H को बढ़ाते हैं तो ये I की वैल्यू भी बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन एक स्टेज आती है उसके बाद क्या होता है, H आप बढ़ा रहे हो लेकिन ये यहाँ पे
कांस्टेंट हो जाता है. दिस इज से ए पॉइंट है, ये ओ से शुरू हुआ, इस तरह से ये तो यहाँ ये सैचुरेशन पे आ जाता है. दिस इज सैचुरेशन. ठीक है, पहले आपने एच को इंक्रीज़ किया, तो उसके बाद आपने देखा कि अब तो बढ़ नहीं रहा, तो फिर इसको एच को कम करना शुरू किया, तो ये इसी रास्ते से वापस नहीं आता. इट गो समथिंग लाइक दिस. ये इस तरह से आता है, यहाँ से रास्ता वापस करके. और ये बी मतलब एच यहाँ पर ज़ीरो हो गया, लेकिन ये खुद ज़ीरो नहीं हुआ. तो ये जो चीज़ ओ बी है, दिस इज़ कॉल्ड द रिटेंटिविटी, कि आपने एच को जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा था उसको ज़ीरो कर दिया, लेकिन जो मटेरियल है वो पूरी तरह से अभी डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसने वो चीज़ वहाँ रखी, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी. फिर उसके बाद बोला आप क्या करें इसको, तो ये तो काम नीचे ज़ीरो नहीं हो रहा, तो एच को क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में कर दी. तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या किया, एक सोलोनाइड लिया. एक्सप्लेनेशन में देखती हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व. ठीक है, एक मान लीजिए कॉइल है, सोलोनाइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, इसकी कोर. सो लेट्स a ferromagnetic material is kept inside the solenoid. अभी बिल्कुल डीमैग्नेटाइज्ड है, सिर्फ मटेरियल रखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इनसाइड द सोलेनाइड. And current is increased in the solenoid, increased and decreased कह लो, increased and decreased. In the solenoid. Then the point observed were, let की जगह when करते हैं, when a ferromagnetic material is kept inside the solenoid and current is increased and decreased in the solenoid, then the point observed were. पहली बात इसमें, ये तो चलो यहाँ फर्स्ट पॉइंट नहीं, ये तो पहले नीचे लिख दिया इट्स कर्व. पहली बात जो है, जब इनिशियल स्टेट है आयरन कोर, अब सोलोनाइड नो करंट है ना, व्हेन करंट इन सोलेनॉइड, मैं इसको ना छोटा आई ले लेती हूँ. ठीक है, I इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो जब I ज़ीरो है तो बट नेचुरल है, सोलोनाइड के अंदर फील्ड वो नहीं होगा, करंट ज़ीरो है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसको मैग्नेटाइज कर रहा है मटेरियल को, सो H फील्ड इनसाइड H विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर H ज़ीरो है सो ऑटोमेटिकली योर I इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. बार बार लाइट जा रही है भाई आज तो. I इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. तो हम कहाँ पर हैं, इस सच स्टार्टिंग पॉइंट पर है. H इज इक्वल, I करंट वो ज़ीरो था, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ने. दिस इज़ द सोलोनाइड. इसके अंदर ये आयरन कोर रखी हुई है. यहाँ I की वैल्यू ज़ीरो है, तो फील्ड कितना होगा, फील्ड भी ज़ीरो होगा. H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. सो I की वैल्यू भी ज़ीरो. We are at point O. हम O पॉइंट पर हैं. ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये खसकाना पड़ेगा लाइट के चक्कर में.
दिखेगा नहीं अंधेरे में। लाइक दिस, इस पूरे बोर्ड को नहीं मैं घिस पाती, मैं सिर्फ शीट को यहाँ करती हूँ ताकि आपको ऊपर फैन की लाइट से, मैं फैन भी बंद करूँ इसकी आवाज़ आती है, इन्वर्टर पे फैन। फैन बंद करना पड़ेगा मुझे, तो फैन का शोर ज़्यादा होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि ये करंट इसमें कोई फ्लो नहीं कर रहा है, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इन जो उसकी मैग्नेटाइजेशन होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, उधर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि मान लीजिए सोलेनॉइड, सेकेंड पॉइंट लेते हैं यहाँ से, है ना, सेकेंड पॉइंट आई टेक हियर, दिख रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। When current is passed through solenoid, say in clockwise direction, ये आपका सोलेनॉइड है। अब इसमें आपने करंट को पास कर दिया, और मैं क्या बोल रही हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन। ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, राइट। अब अगर ये आपकी, मैंने चूड़ी देखी, ये एक डायरेक्शन में, ये कॉइल है आपकी। अब इस कॉइल में आपका रूल क्या बोलता है, हमेशा आप ये देखते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिसाइड करते हो, डिसाइड लाइक दिस। ये फिंगर मेरी फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में मैं ऐसे मूव करती हूँ, तो थंब मेरा देता है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना। तो अगर ये इस तरह से आ रहा है, तो अगर यहाँ देखो मैं ऐसे करूँगी तो इस तरह से करंट जाएगा। देन इफ़ यू सी दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इसमें एक डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर आएगा, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्पेसिफाई नहीं भी करना है तो आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल आप लीजिए, उंगलियों को आप कॉइल की डायरेक्शन में करिए, तो इफ़ यू डू इट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब इज़ गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एच, हम एच की बात करेंगे, हम बी बोलते थे ना, दैट इज़ इक्वल टू दिस एच ओनली, बिकॉज यही उसको मैग्नेटाइज करने वाला है। जो इसके कोर में आपने यहाँ आयरन, यहाँ पे आपने ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, इसको मैग्नेटाइज करने वाला है, तो ये एच जो है, जो एच किसने प्रोड्यूस किया, इस वाले ने किया। सो व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then H is produced, ठीक है, H जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो एज I increases, H increases, therefore capital I, that is intensity of this magnetization increases, ठीक है। H is produced, as current is increased, H increase हो जाएगा, therefore magnetization increase हो जाएगा, and curve OA shows the variation of I। यहाँ से आपका ये O से लेके ये this shows the variation, but at point A point पर H is increased and B और कह लो I is not increasing. So point A क्या है, saturation, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, थर्ड पॉइंट, व्हेन करंट इन कॉइल was decreased, H decreases. That is, जब आपने करंट को डिक्रीज किया, देन H क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, विच implied that I also decreases. H डिक्रीज हुआ, I डिक्रीज हुआ, बट I decreases along AB, कहाँ पे, along AB डिक्रीज हुआ, and I is not equal to 0 when H was equal to 0. ये AB के along डिक्रीज हुआ और ये चीज़ नहीं हुई. So this OB is called the retentivity. Here OB is equal to retentivity. So retentivity क्या हो जाएगा? It is the property of the material. So the property of the magnetic material, the property of the magnetic material, ये है आपकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटीरियल की, which retain its magnetism even when the magnetizing field, जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो नहीं है, when the magnetizing field is not present, that is H is equal to 0 है. तो ये जो है प्रॉपर्टी, उस the property of the magnetic material which retain its magnetism even when the magnetizing field is not present is called retentivity. ठीक है, आप क्या किया, चौथा, when current in the coil was reversed, उसको हमने रिवर्स कर दिया. ठीक है, when the current in the coil was reversed, the direction, अब जब आपने इसको रिवर्स, करंट को रिवर्स कर दिया है तो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी. व्हेन द करंट इन द कॉइल वाज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H was also reversed, say along नेगेटिव एक्स एक्सिस को. हो गया. ठीक है, अब इसमें आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसे यहाँ पे इधर को जा रहा था, दिस वाज द, यहाँ एच की डायरेक्शन है, जब इसमें आपने इधर पे करंट डाला, मान लीजिए ये कॉइल थी, ये इन क्लॉकवाइज नाम मत दो, आप वन डायरेक्शन भी लिखते हो तो चलता है. अब यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, अब ये एंटी क्लॉक ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. इस वाले में जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे थे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी इस वाले में, दिस इज द एच की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी. ठीक है, द करंट चेंज कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव
इन क्लॉक हटा दीजिए, इन वन डायरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में इधर पे ये डायरेक्शन जा रही है, इधर ये डायरेक्शन जा रही है। ये मान लीजिए एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन हमने वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पर इधर पर एच की डायरेक्शन ये है, इधर पे ये। पहले एक डायरेक्शन में आपने डाला करंट, फिर दोबारा क्या किया आपने, दूसरे डायरेक्शन में करंट डाल दिया, ठीक है। तो if you see the direction of H has changed. So when the current in the coil was reversed, the direction of the magnetizing field H was also reversed, say along negative x axis की तरफ को वो वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो आप जो जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप ये जो कर्व है, दिस वैल्यू आई की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मैग्नेटाइजेशन विल स्टार्ट रिड्यूसिंग और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर ये सी पॉइंट पे आ जाएगा। ये आपका हो गया सी पॉइंट। सी पॉइंट पे आकर कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो। और इसको बोलते हैं हम कोरिसिविटी, कि वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म कर देता है, मतलब डीमैग्नेटाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मैग्नेटाइज हो रहा था, इधर से इधर ये जा रहा था, तो ओ ए के अलॉन्ग क्या मैग्नेटाइज हो रहा था। यहाँ ये डीमैग्नेटाइज हुआ, ये डीमैग्नेटाइजेशन चला रहा, ये भी डीमैग्नेटाइजेशन ही हो रहा है, लेकिन दिस इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो फिर एक सैचुरेशन आ गई, फिर उसके बाद उसको यहाँ से फिर उसको मैग्नेटाइज करते हुए यहाँ लेकर आए। तो अब ये देखना है कि ये साइकिल कैसी चल रही, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, करंट इंक्रीज हो रहा है ना इसमें, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर इसको धीरे 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 कम करना, डीमैग्नेटाइज, यहाँ ज़ीरो नहीं हुआ, फिर यहाँ जाके ज़ीरो हुआ। तो आप देखो यहाँ ये जो कर्व है, यहाँ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ क्या हो रहा है, ये अगेन मैग्नेटाइजिंग इन दी, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है, तो बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर यहाँ ज़ीरो नहीं हुआ, फिर यहाँ जाके ज़ीरो हुआ, और फिर यहाँ फिर मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये इसमें मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन इन द रिवर्स, देन मैग्नेटाइजेशन। तो चीज़ें क्या हो रही है, एक बार मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, साइकिल चल रही है इसमें। So when the current in the coil was reversed, the direction of magnetizing field H was also reversed, say along negative axis की तरफ को आपने ले लिया। Here with increase in H in a reverse direction, I decreases, and at point C I is equal to 0, where OC is called कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है, अब इसको डिफाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट, जैसे रिटेंटिविटी था यहाँ पे, हमने रिटेंटिविटी को डिफाइन किया, यहाँ पे आपने कोर्सिविटी को डिफाइन करना है। सो कोर्सिविटी जो होगा मटेरियल की, उसको हम किसको कहेंगे, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। सो द मैग्नेटाइजिंग field H required to completely demagnetize the material is called कोर्सिविटी। क्लियर हो गया बच्चे, ये आ गया आपका कोर्सिविटी के बारे में। ना अभी हमने ये ठीक है, अगर इंक्रीज किया, अब इसको और इंक्रीज करना शुरू कर दिया नेगेटिव साइड में, यहाँ की तरफ को ये इधर तक चला गया, एक्स पॉइंट तक। यहाँ एच जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे एच
पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये मान नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ को इसको फर्दर हमने बढ़ाया तो फिर क्या हो गया, ये फिर से मैग्नेटाइज होना शुरू करा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन फर्दर फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन फर्दर H was increased in same opposite direction, I vector started increasing in opposite increasing, इसको ऐसे नहीं लिखे, दैट इज डाइपोल स्टार्ट अलाइनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उन्हीं की अलाइनमेंट होती थी ना, पहले सारे के सारे डाइपोल इस तरफ को थे, अब सारे के सारे इधर को होना शुरू हो गए। एंड अ स्टेज डी comes where when H is increased, I do not increases, so point D is called saturation point। ठीक है, इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ सैचुरेशन है, इधर भी सैचुरेशन आ गई। ठीक है, ये रिटेंटिविटी है, ये भी रिटेंटिविटी है। ठीक है, ये आपका OB एंड OE, ये दोनों क्या आएंगे, रिटेंटिविटी। और आपका OC और OF ये क्या देंगे, आपके कोर्सिविटी। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या किया, फिफ्थ पॉइंट आया। नाउ सिक्स्थ, I do, this when H is increased, I do not, this is called this, and इसी में कर देते हैं, at H equals to 0, I is not equal to 0, and OE is called retentivity। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट लेते हैं। When again H was direction of H कह लो, when again direction of H was changed, I magnetization I मतलब magnetization of material starts when again direction of H was changed, H की डायरेक्शन फिर पॉजिटिव की तरफ की, I की वैल्यू क्या होने लगी, सो was changed, demagnetization of the material continued, and at F it was completely demagnetized। Seventh point, further increasing H in same direction, material starts magnetizing along FA।
and we get hysteresis loop. कौन सी वाली? ABCDEFA, ये हमें hysteresis loop जो वो मिल जाती है. तो किस तरह का आपका जो अगर आप देखो तो पहले वो ये आपका मटेरियल था, ठीक है. आपने इसको क्या किया? मैग्नेटाइज किया, ठीक है. फिर उसके बाद आपने इसको डीमैग्नेटाइज किया. फिर ये मैग्नेटाइज दिस, ये डायग्राम है, यहाँ पे ये अपने मैग्नेटाइज हुआ, ये डीमैग्नेटाइज होता रहा, फिर ये मैग्नेटाइज हुआ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना. सो मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ, ये मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसके बाद फिर ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, डीमैग्नेटाइज होके फिर मैग्नेटाइज हुआ. तो मैग्नेटाइज के बाद ये यहाँ पे ये दिस इज़ फर्स्ट मैग्नेटाइज किया, फिर ये डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, एंड देन यहाँ से ये फोर्थ पॉइंट लेते हैं, डीमैग्नेटाइज हुआ, राइट, डीमैग्नेटाइज, एंड देन फाइनली उसके बाद फिर से ये मैग्नेटाइज हो गया. तो इफ यू सी दिस मैग्नेटाइजेशन कहाँ से कहाँ को हुआ? दिस इज फ्रॉम O to A. डीमैग्नेटाइज कहाँ हुआ? A to B to C. फिर मैग्नेटाइज कहाँ हुआ? C से D. फिर डीमैग्नेटाइज कहाँ हुआ? D से E से F. और फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ आपका? दिस इज फ्रॉम F to A. पूरी साइकिल बन गई. सो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइज्ड. सो दिस इज व्हाट, एक साइकिल सी बनी, तो हमारा एक क्लोज लूप जो है वो बन गया. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द हाइस्टेरेसिस कर्व. ये तो चलो ये सिंपल सी बातें भी. अब इसमें बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस हम करेंगे ना. एक और चीज़ इसमें मैंने आपको बतानी है, ये इतना तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सारा इसमें पॉइंट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे. यू कैन यहाँ एक ऐड कर सकते हैं, दिस इज द cycle of magnetization and demagnetization of magnetic material. This की जगह कौन? हाइस्टेरेसिस कर्व. Hysteresis curve is the cycle of magnetization and demagnetization of curve. क्लियर हो गया. आप देते हैं इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस क्या है. ये एक फिनोमिना है जिसमें जो लेंथ है इसकी, जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने कॉइल के अंदर रखा हुआ है, सोलोनॉइड के अंदर, तो जब उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है. उस फिनोमेना को हम, उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. एक टर्म सिर्फ तुमको ऐसे, दिस इज़ व्हाट ओवर, इतना ही लिखना है अपने एग्जाम में. देन ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, है ना. सो द इफेक्ट in which, due to alignment
of atomic dipole of magnetic alignment of atomic dipole of magnetic material in the direction of field, that is H, the effect in which, due to alignment of atomic dipole of magnetic material in the direction of field, the length of material increases is called magnetostriction. ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट. ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. कॉमनली ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाला जो है बात कर रहे हैं. सो ये इसमें वहाँ यूज़ होता है, बट जस्ट जनरल बता रहे हैं कि उसकी रॉड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. अब आता है एनर्जी कर्व. इसका जो कर्व है, इसी में एक पॉइंट और लिख लेना था. ये यहाँ कर देते हैं जहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया, इधर पे थोड़ा सा बता देते हैं. ये जो इसकी hysteresis loss of energy, the area of this loop, area of loop is equal to the energy loss in the process of magnetization. प्रोसेस की जगह साइकिल होना चाहिए. साइकिल साइकिल है ना. साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल. ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए था पर जगह नहीं है वहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया ग्राफ के साथ ही एनर्जी ऑफ. ठीक है, ये पॉइंट आप कहाँ लिखेंगे बच्चे? दिस विल बी योर 8th पॉइंट. 7th 8th पॉइंट, यहाँ पर 8th पॉइंट आएगा. इसके बाद मैंने कहाँ लिख दिया इसको? ये इधर लिखा है, इसको उधर लिखना है. दिस इज व्हाट वी हैव कि ये जो एरिया है इसका ये बताता है. अब इम्पोर्टेंस क्या है इसको देखते हैं कि हाइस्टेरेसिस कर्व हम पढ़ने वाले हैं दो मटेरियल्स का, सॉफ्ट आयरन का और स्टील का. ठीक है, सो दिस कंपेयर करेंगे कि क्वेश्चन आता है इसमें कि क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, उसको यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं. हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो इधर हम लेते हैं कभी कंपैरिजन में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको दोनों चीज़ें मैं, लेकिन इसमें पहले ही क्वेश्चन को इस तरह से लिख रही हूँ कि दो तरह से इसको करते हैं. एक ले लेते हैं हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और एक लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, अब इसमें जो हम एक कर्व पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए, मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ पर बाद में अभी तो समझाने के लिए तो मुझे अलग से करना चाहिए था, पर मैं सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में ले रही हूँ. ठीक है, हमने दो कर्व्स देखे. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कर्व्स की, तो आप ये कह सकते हैं कि इस कर्व से हमें पता लगता है कि किसी भी मटेरियल की रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है. एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके भी दे दूंगी मैं. चलो ठीक है, इसके बाद देती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट ले रही हूँ. परमानेंट मैग्नेट जो है इसमें हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो कर्व है वो समथिंग लाइक दिस है. ऐसा थोड़ा मोटा होता है,
ठीक है, दिस इज़ फॉर स्टील। और सॉफ्ट आयरन का जो है उसका थोड़ा ये कोरेसिविटी, जैसे इसकी रिटेंटिविटी इतनी है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा रिटेंटिविटी उसकी होती है, लेकिन ये पतला होता है, कोरेसिविटी इसकी कम है, ऐसा बनाता है। दिस इज़ फॉर सॉफ्ट आयरन। सो इसकी अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट एरिया की बात करोगे यहाँ पे, एरिया तो जो स्टील है उसका एरिया ज़्यादा होता है एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन से, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा है। अगर इसकी रिटेंटिविटी की बात करेंगे, रिटेंटिविटी तो इसकी थोड़ी सी कम होती है स्टील की, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। इसकी कोरेसिविटी की बात करेंगे, कोरेसिविटी ऑफ स्टील ये ज़्यादा होती है कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट के लिए, फॉर परमानेंट मैग्नेट वी नीड क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात, इसकी हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट वो रहना चाहता है, कोरेसिविटी। इसकी हाई रिटेंटिविटी भी चाहिए, ठीक है, एंड हाई परमेबिलिटी चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। वो जो सब्सटेंस है वो अलाउ करना चाहिए कि आसानी से उसको वो मैग्नेटाइज हो जाए, ये चीज़ें इसकी चाहिए। इसकी रिटेंटिविटी जो है, जो स्टील है, स्टील की कोरेविटी बहुत हाई होती है, रिटेंटिविटी इससे कम है, बट स्टिल थोड़ी सी ही कम होती है, और लेकिन इसकी कोरेसिविटी इज़ वेरी हाई। सो एज रिटेंटिविटी of steel is slightly less than soft iron, but its coercivity is very high, and its permeability it's the permeability is the ability to make the magnetic field line cross through them. So permeability, as retentivity of steel is slightly less than soft iron, but its coercivity is very high and its permeability is also high. Therefore, it is used to make permanent magnet. कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इवन दो इसका एरिया ज़्यादा है, दो लूप एरिया is large, but for permanent magnet magnetization is required. demagnetize थोड़ी करेंगे इसको, magnetization and remagnetization is not required. एक बार उसको मैग्नेटाइज कर दिया, खत्म,
उसको परमानेंटली अपनी कोरेसिविटी ऑब्टेन करके उसको बहुत मुश्किल लगेगी उसको उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, है ना। दिस इज़ H, दिस इज़ I। आसानी से ये इसकी जो वैल्यू है ये मैग्नेटाइज भी हो जाता है। उसके बाद ये जो वैल्यू रिटेन करता है थोड़ी सी करता है, तो एकदम से जब इसको बहुत कोरेसिविटी ये बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा H की ज़रूरत है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटाइजेशन रीमैग्नेटाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो एरिया हैज़ नो रोल। इसमें एरिया का कोई रोल नहीं है। तो ये इस तरह से आपने परमानेंट मैग्नेट में ये हाई कोरेस। फिर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इसकी जो वैल्यू है, जब आप परमानेंट, इसकी हाई परमेबिलिटी तो होनी चाहिए, इसकी रिटेंटिविटी जो है वो लो हो, ज़्यादा खास फ़र्क उसमें नहीं है। कोरेसिविटी जो है इसमें फॉर दिस थिंग्स रिक्वायर्ड आर, पहली बात हाई परमेबिलिटी तो चाहिए, हाई परमियाबिलिटी तो वो तो हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है। ये भी सॉफ्ट आयरन भी है, दोनों की हाई है। इसकी लो और रिटेंटिविटी है, लो ही इसकी कोरेसी, मतलब जब उसको डीमैग्नेटाइज करें तो वो फट से ख़त्म होने के कगार पे आए। इससे चाहे वो ज़्यादा है बट स्टिल हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी लो कोरेसिविटी है। एकदम से जो फील्ड इसमें चाहिए है, H की वैल्यू चाहिए ताकि ये I जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, वो लो कोरेसिविटी। दिस इज़ O, दिस इज़ D। तो यहाँ पे जो आपका O मैं बोल A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, A, B, C, D, E, F, दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो यहाँ पे आपका जो दिस रिटेंटिविटी वर्ड यहाँ यूज़ किया है, तो आपका रिटेंटिविटी है OB जो है, OB that is less than OB dash, your OC is greater than OC dash, right। और एरिया की बात आएगी तो एरिया ऑफ ABCDEF is greater than area of A dash, B dash, C dash, T dash, E dash, F dash। This is what we have. Low coercivity, this is required। तो इसमें for steel, for soft iron, coercivity is very low, so they get easily magnetized। और D एक और पॉइंट आ जाएगा, area of loop is small, so get easily magnetized हो जाता है, easily demagnetized। For soft iron core, coercivity is very low, so it get easily demagnetized। Its loop area is very less, therefore during cycle of magnetization and demagnetization, energy loss is low, right।
ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, सो ट्रांसकोर ऑफ जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में, यहाँ पर बार बार मैग्नेटाइजेशन, एनर्जी लॉस, magnet, it is used in cores of generator, then your transformers, where magnetization and demagnetization takes place number of times, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है. सो ये तो परमानेंट मैग्नेट जो है, इसके एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हैं, जैसे एलनिको जो है, इट्स अ वेरी गुड, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से बना हुआ है, कोबाल्ट स्टील है, फिर देन यू हैव टाइकोनल, ठीक है, इसमें आपका कोबाल्ट है, यू हैव निकल, यू हैव एल्यूमिनियम, अपना अपना रेशोज़ हैं, जिस भी रेशो में होंगे. सो ये इसमें टिन भी एक है, टिन, कोबाल्ट, निकल, और इस वाले में एल्यूमिनियम है, निकल है एंड कोबाल्ट है. सो इस तरह से ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह इस्तेमाल, ये इधर पे है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चीज़ें हो रही हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू सी कि इसका एरिया पे भी हम ध्यान देते हैं. सो अब क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं आपको आपकी जो इम्पोर्टेंस क्या है हिस्टैरिसीस लूप की, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, इसका क्या इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ से फ्रॉम हिस्टैरिसीस लूप हमें क्या पता लग जाता है. फ्रॉम पहली बात आप ये लिखेंगे कि इससे आपको फ्रॉम हिस्टैरिसीस लूप वी कैन नो द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, तो डिसाइड करना कि मटेरियल हार्ड क्या बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए तो कैसा चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए, तो सो ये सब चीज़ें हम कर्व से बता सकते हैं. सो पहली बात आप लिखेंगे फ्रॉम कर्व वी know the values of number 1 retentivity of material, number 2 coercivity of material, number 3 energy loss from loss during magnetization and demagnetization, during cycle of magnetization and demagnetization from the area of लूप. इस क्वेश्चन का आंसर में आप ये देंगे. एग्जाम्पल, मोटा वाला बना दो स्टील के लिए और पतला वाला बना दो सॉफ्ट आयरन के लिए. एंड इसमें आप लिख दो कि रिटेंटिविटी आर से लिखते हैं
R of steel is greater than R steel is less than R of soft iron. कोर्सिविटी, इसको C से करते हैं, C of steel is greater than कोर्सिविटी of soft iron. एरिया को हम A से करते हैं, so area of loop, so A for steel is greater than area of soft iron. इधर से देखें हम, so we can decide which material should be used to make different things like permanent magnet or electromagnet. This is what तो ये कर्व से आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक और चीज़ थोड़ी सी कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। वो फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल, देन इलेक्ट्रिक करंट, फिर कितनी जो सोलोनाइड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन रहे हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप इस तरह से ये लेते हो, एक सोलोनाइड लेते हो, इसके अंदर इसको ऐसे डालते हो, तो दिस इज़ आपको पता, इसके अंदर आपने वो मटेरियल डाला जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो, करंट उसमें आपने डाला और उसमें अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट लाया। तो इसके कौन से फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करेंगे ये मटेरियल कैसा है, पहली बात, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, राइट दिस क्वेश्चन, यू विल डू इट योरसेल्फ। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्सप्लेन factors deciding the strength of electromagnet. This is homework. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ। पहली बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना कैसे, आपने ये कॉइल सोलोनाइड लिया, करंट पास किया और ये मटेरियल को जिसके अंदर रखा हुआ था उसको मैग्नेटाइज कर दिया, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ने और वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आपको दे दिया। तो इसमें से किन किन चीज़ों पे, पहला नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है आपका, ठीक है ना। तो जो मटेरियल होगा उसकी क्योंकि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा तो उसकी कोरोसिविटी थोड़ी कम होनी चाहिए, तभी हम स्टील को लेते थे, तो नेचर ऑफ द मटेरियल चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो मैग्नेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तीसरा, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलोनाइड, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। चौथा, टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो डीमैग्नेटाइज होने के चांसेस होते हैं, तो टेम्परेचर को जो है वो तो ये 4 फैक्टर हैं जो आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, ठीक है। नेचर, कौन सा वो मटेरियल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पता होगा, तो कैसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी कोरोसिविटी क्या हो, लो हो, रिटेंटिविटी लो, कोरोसिविटी लो, परमेबिलिटी हाई, तो उसका किस, वो सारी फैक्टर्स। फिर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि सोलोनाइड ने के अंदर डाल के उसको करंट पास कर रहे हैं, उसके कारण उसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। एंड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, तो टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की को इफेक्ट करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करे। तो क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द फैक्टर डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको अपने आप एक्सप्लेन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके साथ ही ये यूनिट भी 5th चैप्टर भी ओवर। एंजॉय फिजिक्स।